चले सवाल लिखे, मैं इस सवाल से आपको ना ये जीआरवी, यूजीआरवी और ये सारा कुछ सिखाता हूं। सवाल लिखें, लीज टर्म 4 years, लीज टर्म 4 साल है, फुल फ्लैज जितना कि बस उसमें मैं आईडीसी भी डाल रहा हूं, उसमें जीआरवी यूजीआरवी डाल रहा हूं, ये एक दो और करा दूंगा, उसमें एक में मैं बीपीओ डाल देता हूं, एक में और। तो ये 2-3 सवालों से मैं आपको सारी टर्म्स बता देता हूं। एक बार ये बस गुजर जाए हाथ से, क्योंकि सीफैब में लेसर की टेस्टिंग ना होने के बराबर है, लेकिन छोड़ इसलिए नहीं रहा कि होगी तो फिर, तो इसलिए छोड़ नहीं रहा, लेकिन बस ये बस गुजार रहा हूं एक दफा। लेसी है अच्छा, उसमें मॉडिफिकेशन और वो अच्छा है। लीज टर्म 4 साल है, कमेंसमेंट 1 जनवरी 2020, इम्प्लिसिट रेट 12%, और टोटल एक्सपेक्टेड आरवी एट एंड ऑफ लीज टर्म, टोटल एक्सपेक्टेड आरवी एट एंड ऑफ लीज टर्म 30,000, $30,000 80% ऑफ दिस अमाउंट यानी कितना 24,000 इज गारंटीड टू लेसर, इज गारंटीड टू लेसर। और आईडीसी पेड बाय लेसर, आईडीसी पेड बाय लेसर 10,000 10,000। फेयर वैल्यू ऑफ एसेट 250,000, फेयर वैल्यू एट इंसेप्शन यानी शुरू में, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट एट इंसेप्शन 250,000, 2.5 लाख। और क्या रह गया, अकाउंटिंग ईयर जनवरी से दिसंबर है, अकाउंटिंग ईयर जनवरी से दिसंबर है। और लीज रेंटल है 79,324 79,324, पेएबल एनुअली इन एरियर्स 79,324, पेएबल एनुअली इन एरियर्स। क्या मतलब इन एरियर्स, पीरियड एंड पे। क्या लिखवाया, पेएबल एनुअली इन एरियर्स। रिक्वायर्ड है मुझसे 4 साल की जनरल एंट्रीज, 4 साल की जनरल एंट्रीज, इफ 4 साल की जनरल एंट्रीज इफ एसेट, if asset is sold, asset is sold at end of lease term for के बाद पार्ट ए, गारंटीड मैंने क्या बोली थी 24,000, पार्ट ए है 32,000 और पार्ट बी है चले 20,000। फर्स्ट जनवरी 2020 नेट इन्वेस्टमेंट एंड लीज के नाम से ये बनता है अकाउंट। आप इसकी जगह अगर ये लंबा नाम लग रहा है तो लीज रिसीवेबल का नाम भी यूज कर सकते हैं। तो नेट इन्वेस्टमेंट एंड लीज नामी अकाउंट डेबिट और कैश क्रेडिट किस अमाउंट से, कैसे 260, दोनों तरह से कैलकुलेट करके दिखाता हूं।
एक तो पीवी ऑफ जीआईएल निकाल लें। क्या क्या शामिल है जीआईएल में? रेंटल्स हैं 79324, 1 माइनस 1 प्लस 12% पावर माइनस 4 प्लस जीआरबी 24,000, 1 प्लस 12% पावर 4 प्लस यूजीआरबी 6,000। ये करें सॉल्व। है 260,000 या फिर NIL इज इक्वल टू फेयर वैल्यू ऑफ एसेट प्लस IDC 250 प्लस 10 260,000। अगर NIL इस रास्ते से निकाली तो 10,000 का क्या करें? IDC 10,000, कुछ भी नहीं करना। लेकिन अगर NIL इस रास्ते से निकालें तो फिर फेयर वैल्यू प्लस IDC। इस रास्ते से क्यों कुछ नहीं करना? क्योंकि आंसर ऑटोमेटिकली 260 के बराबर आ गया। क्यों आ गया? ये सवाल करा के ना एक दो सवाल और कराता हूं, एक दो चीजें मैं आपको और समझा देता हूं इस सवाल से, फिर इसकी रीजन बताता हूं। तो NIL हो गई 260,000। तो 1 जनवरी 20 NIL यानी लीज रिसीवेबल डेबिट 260,000 और कैश क्रेडिट। $260,000 की कैलकुलेशन में कोई एतराज है? हाँ, लेकिन पता नहीं उस सवाल में IDC दिया हो कि ना दिया हो। आपके लिए प्रेफर्ड तरीका ये है, प्रेफर्ड पीवी ऑफ जीआईएल ये क्योंकि पता नहीं सवाल में IDC दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ, क्या पता हो और दिया ना हो, तो प्रेफर्ड यही है। इसके बाद बिल्कुल एमोर्टाइज कॉस्ट जैसा है, टेबल भी वैसा ही है और एंट्रीज भी वैसे ही है। एमोर्टाइज कॉस्ट होता था एक टॉपिक, कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो जो कि यहां पर लीज पेमेंट्स हैं और क्लोजिंग बैलेंस, ये बिल्कुल एमोर्टाइज कॉस्ट जैसा है। स्टार्टिंग पॉइंट इनिशियल मेजरमेंट, उसके बाद रेंटल पे हुआ करेगा 31 दिसंबर 20, 31 दिसंबर 21, 31 दिसंबर 22 और 31 दिसंबर 23। इंटरेस्ट 312, लीज पेमेंट 79324, बिल्कुल एमोर्टाइज कॉस्ट जैसा टेबल है। दिस प्लस दिस माइनस दिस 211,876, 25,425, 79324, 157,777, 18,957, 79324, 97,610। जी 114 कर रहा हूं मैं, 4 कर रहा हूं मैं इसको। $30,000 जीरो क्यों नहीं हुआ? तो ये जीरो क्यों नहीं आया है? किसमें इंक्लूड नहीं है? सर हमने उसे रिकवर करने की
तो फिर ये बच क्यों गया एंड पे हैं? लीज पेमेंट्स में आएगा है? अच्छा, अगर ये आरवी ना होती तो ये जीरो हो जाता। क्यों हो जाता जीरो? अगर लीज टर्म के एंड पे ओनरशिप ट्रांसफर हो जानी होती तो बस फिर सिर्फ रेंटल होते, फिर ये ना होता। तो सिर्फ रेंटल्स होते, उनकी पीवी से ये टेबल स्टार्ट किया होता, जिस फिगर से स्टार्ट किया होता वो इसकी पीवी होती, और जैसे जैसे टाइम आगे गुजरता जाता इस पे इंटरेस्ट लगता जाता और पैसे मिलते जाते, तो एंड पे जीरो ही होना था। लेकिन अभी इस वक्त जीरो क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इस 260 के अंदर इनकी पीवी भी है और 30,000 की पीवी भी है। ये 30,000 हो गया, ये 30 हो गया ना, जीआरबी और साथ यूजीआरबी। तो रेंटल्स की पीवी भी है और टोटल आरवी की पीवी भी है इस 260 के अंदर। तो जब ये इन दोनों की पीवी से टेबल स्टार्ट किया था और अभी पेमेंट में दिखाई सिर्फ रेंटल्स है, तो एंड पे 30 ही बचना था। तो एंड पे ये 30 बच जाएगा। अब इस बचे हुए 30 का क्या करेंगे? करते हैं, चलें इतना बनाए फिर मैं एंट्रीज करता हूं। क्या हुआ? हाँ, बैंक से लीज ले लेते हैं। बैंक के पास कौन सा एसेट है जो लीज पे दे रहा है? बैंक के पास इन्वेंट्री में। तो मैं तो डीलर नहीं पढ़ाया अभी, मैं तो फाइनेंसर पढ़ा रहा हूँ। डीलर मैन्युफैक्चर तो नहीं पढ़ाया मैंने अभी, मैंने पढ़ाया ही नहीं ना अभी फाइनेंसर पढ़ा रहा हूँ, अभी बैंक पढ़ा रहा हूँ। तो बैंक की जेब से तो पैसे ही जाएंगे। वो बैंक याद है, बैंक तो भी बैंक पढ़ा रहा हूँ मैं, वही वाला बैंक जिसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं आसान सी। तो अभी मैं फाइनेंशियल लेसर पढ़ा रहा हूँ ना, तो फाइनेंशियल लेसर में ये कैश इसलिए क्रेडिट क्योंकि बैंक के पास तो नहीं है ना गाड़ी। बैंक तो ये करेगा कि जिस शोरूम से हम गाड़ी लेंगे बैंक जाके उसको पैसे दे देगा। तो बैंक की जेब से अभी इतना पैसा जाएगा, गाड़ी खरीदने पे इतना पैसा जाएगा, आईडीसी पे इतना पैसा जाएगा, बैंक की जेब से अभी इतना पैसा जा रहा है, तो ये वो कैश क्रेडिट है। एमोर्टाइज कॉस्ट की तरह हर साल अब 2 एंट्रीज होंगी। 31 दिसंबर 20 यही नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज या लीज रिसीवेबल डेबिट और इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। जैसे एमोर्टाइज कॉस्ट में इन्वेस्टमेंट डेबिट और इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट होती थी 31,200, और जब कैश मिल जाएगा तो एमोर्टाइज कॉस्ट में होता था कैश डेबिट इन्वेस्टमेंट क्रेडिट। तो ये हो जाएगी कैश डेबिट और नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज क्रेडिट। कितनी? 79,324। लीज रिसीवेबल लिख दें, ज्यादा लंबा नाम लग रहा है तो लीज रिसीवेबल। कर सकते हैं आप शुरू में लिख दें कि नेट इन्वेस्टमेंट लीज को मैं एनआईएल कहूंगा, अब तो कर लेना एंट्रीज में एनआईएल। लेकिन बहुत ज्यादा नहीं यूज करना कि आप कहीं जी शुरू में कि मैं कैश को सी कहा करूंगा इंटरेस्ट इनकम को आई कहा करूंगा। तो हाँ जी कर सकते हैं। अच्छा, 31 दिसंबर 21, 22 और 23 ये एंट्रीज रिपीट हो जाएंगी। अमाउंट्स और तो यही वाली एंट्रीज अगर 2021 में करेंगे तो 25,425 से और 79,324 से। 2022 में करेंगे तो 18,957 से और 79,324 से। और 2023 में 11,714 से और 79,324। 18,957 एरर ऑफ ट्रांसपोजिशन।
यहां तक करें जल्दी। यहां तक पहुंचने के बाद नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज के अकाउंट में क्या बैलेंस आ रहा होगा? 30,000। तो अब ये 31 दिसंबर पहुंच गई हुई है बात 23 पे। ये एसेट लेसर को वापस आएगा और वो उसको अपना पीपी बना लेगा। वापस कर दिया लेसी ने, लेसी का काम खत्म, पीपी डेबिट कर लेगा। पहले ये इसकी बुक्स में पीपी था, क्यों नहीं? क्योंकि फाइनेंस लीज थी और रिस्क एंड रिवॉर्ड्स का मालिक लेसी था। तो ये बेशक ओनर हो लेकिन इन सब्सटेंस इसका एसेट नहीं है, इसलिए पीपी इसने रिकॉर्ड ही नहीं किया था। अब लेसी से वापस आ गया एसेट, अब ये पीपी है और क्रेडिट एनआईएल, क्योंकि ये उसी के अगेंस्ट उसने एसेट वापस लिया है। तो नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज 30,000 बैलेंस आ रहा था, वो खत्म हो गया और पीपी 30,000 पे आ गया। अब क्या करें इस एसेट का? सेल कर दें। 31 दिसंबर को इसने एसेट कर दिया सेल। सिनेरियो ए, कितने का बेचेगा? 32। तो जिसने गारंटी दिया उसको पकड़ेगा जाएगा जाके? नहीं। तो पीपी क्रेडिट 30 और गेन ऑन डिस्पोजल हो गया 2। ये 30,000 इसलिए बचा के रखा था क्योंकि इसके अगेंस्ट कल को पीपीई रिसीव करना था, इसलिए ये अमाउंट आज ही नेट इन्वेस्टमेंट लीज का हिस्सा बनाई गई थी क्योंकि उसके अगेंस्ट कल को पीपीई लाना था। और बी जी बेचेगा 20,000 का, वही गारंटी वाले को दुकान पे बुला लेगा, निकाल 4,000 है, चले रिसीवेबल बना ले, लेकिन कल मिल जाएगा पैसा। तो अगर ये 24 से कम का बिकेगा तो फिर भी 24 का ही बिकेगा, क्योंकि जिसने गारंटी दी थी उसने कहा था 24 का बिके ही बिके। तो अब अगर नहीं बिकेगा तो उससे ले लेंगे पैसे। तो 24 डेबिट और बाकी वही पीपी क्रेडिट और 6,000 का लॉस हो गया। तो ये हो गया जीआरवी यूजीआरवी, ये फाइनेंसर लेसर जीआरवी यूजीआरवी की वैरायटी के साथ। क्या अगला साल क्यों होता? नहीं, गारंटी ली है किसी से? गारंटी ली है, गारंटी डार्वी है या गारंटी डार्वी नहीं है? तो फिर बेचेंगे ना, क्योंकि हमने गारंटी ली हुई है तो बेचने के लिए ली हुई है। हाँ, अगर कोई गारंटी ना होती, बस होती सारी यूजीआरवी, तो अब इस लेसर की मर्जी के चाहे तो उसको बेच दे, चाहे खुद इस्तेमाल कर ले। खुद इस्तेमाल कर ले तो बस आइंदा से अब ये पीपी हो गया। कोई मसला नहीं। हाँ जी, जीआरबी यूजीआरबी, लीज कैजुअल, इंटरेस्ट, रिसीट, ओके। अच्छा, अब एक सवाल लिखे हैं, मैं उसमें आपको ये आईडीसी वाली बात समझाता हूं। लीज टर्म 3 साल,
अच्छा, ये जो सवाल अब करवा रहा हूं ना, इससे मैं आपको सिर्फ और सिर्फ ये समझाने लगा हूं कि ये पीवी ऑफ जीआईएल का आंसर ये 260 क्यों आ गया, आईडीसी के साथ हुआ क्या, सिर्फ ये समझाने लगा, बस नॉलेज के लिए कह लें। अच्छा, फिर और चीजें बीपीओ रह जाएगी बताने वाली, पेनल्टी वगैरह, तो ये सारी छोटी छोटी चीजें जो है ना वो ऐसी सवालों में सिखा देता हूं। लीज टर्म 3 साल और कमेंसमेंट 1 जनवरी 20। इम्प्लिसिट रेट 13%। फेयर वैल्यू ऑफ एसेट एट इंसेप्शन, इंसेप्शन पे एसेट की फेयर वैल्यू 180,000। एक लाख 80,000 बताया, और आईडीसी 0, आईडीसी 0। और क्या रह गया, लीज रेंटल 76234, 76234। अकाउंटिंग ईयर, बल्कि अकाउंटिंग ईयर छोड़े रहने दें। 76234 पेएबल एट एंड ऑफ एवरी ईयर, 76234 पेएबल एट एंड ऑफ एवरी ईयर। इम्प्लिसिट रेट बता दिया मैंने 13%। ये लीज स्केड्यूल बना दें, लीज स्केड्यूल बना दीजिए, बना दें। तीन लाइन है यार सिर्फ। हाँ जी, हो गया 0। ये एंट्रीज मिटा दो सारी। अच्छा, अब समझ नहीं आ रही कि मैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की किसी बात का रेफरेंस दूं कि भूल गए सारा है। अच्छा चले, ठीक है, देखते हैं।
स्टार्टिंग पॉइंट क्या था 180 और इंटरेस्ट 23,400, दूसरा इंटरेस्ट 16532 और आखिरी 8770 और कैश कितना है 76234। ठीक है। अच्छा एक और लिखें सवाल। अच्छा ये 180 से क्यों शुरू किया? चले मैं ये कह लेता हूं, ये 180,000 NIL क्यों है? आप चाहे ऐसे कर लें फेयर वैल्यू प्लस IDC तो भी 180 बनता है, और अगर इनकी PV निकाल लें तो भी 180 ही बनता है। दूसरा सवाल लिखें। सेम सवाल है, सेम, दो चीजें चेंज कर रहा हूं। पहले IDC 0 कहा था, अब 0 से पहले 500 लगा लें। 5,000 जी 5,000। IDC 5,000 है और इम्प्लिसिट रेट पहले क्या कहा था, अब इम्प्लिसिट रेट कर लें 11.4%। 11.4%। बाकी फेयर वैल्यू वही है, लीज टर्म वही है, कमेंसमेंट वही है, रेंटल वही है। टेबल बनाए। मैंने इम्प्लिसिट रेट 13 की जगह 11.4% कर दिया और IDC 0 की जगह 5,000 कर दिया। अब टेबल दोबारा बनाए। तीन लाइन है यार। हाँ जी 20, 21, 22। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है अब 185। क्यों? एक तो फेयर वैल्यू प्लस IDC और दूसरा अगर आप रेंटल्स की PV निकालें तो यही बनेगी। इंटरेस्ट बताएं 21,090 14,804 78,01 नहीं 1 पे 0 हो रहा है कि 2 पे 0 हो रहा है? हाँ तो 76234 76234 76234 अभी देख लेते हैं। 4,3,12 ये सही नहीं है फिगर्स, ये गलत है फिगर्स हैं। ये इस पे 0 नहीं हो सकता, ये 0 नहीं हो सकता है। अगर 1,85,000 कर लें तो ये ठीक है, ये भी ठीक है। ये 7802 नहीं हो सकती, ये भी नहीं हो सकती। नहीं है ना, कह रहा हूं आप 1,85 से शुरू करें। अब आगे बोलें।
किधर? दिस प्लस दिस माइनस दिस 129766 इसके ऊपर लगाया 11.4 दिस प्लस दिस माइनस दिस 85। अच्छा ये सही है 856। अब बताइए 8 7 8 6 8 4 2 6 6 8 4 2 6। इधर जीरो लाना है मैंने। ये नहीं आ सकता ना यार, इसमें से वो माइनस करें 7 8। हाँ ये ठीक है तो राउंड ऑफ किया ना, कोई बात नहीं यार। जीरो आना लॉजिकल बात है ना, जीरो आना चाहिए ना। तो नहीं आ रहा तो असल में जो मैंने इम्प्लिसिट रेट बताया ना वो है 11.401 के बाद चल रहा है, तो मैंने 11.4 कह दिया तो इसलिए राउंड ऑफ कर दिया। असल इम्प्लिसिट रेट जिसका नहीं दिल मुतमईन हो रहा, मैं आपको असल इम्प्लिसिट रेट बताता हूं, वो दोबारा टेबल बना ले। नहीं मैं दोबारा 11.4017500668 बना लें टेबल दोबारा। नहीं चले ठीक है, हो गया। अच्छा अब ये 3 टेबल सामने हैं, मैं इनसे जो चीज आपको सिखाना चाह रहा था, जिसकी सारी कहानी बताइए। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स थोड़ा बहुत होगा शायद, थोड़ा सा। बॉन्ड्स खरीदे मार्केट से 50,000 के, और इसके अलावा ट्रांजैक्शन कॉस्ट 1500 रुपए पड़ी। इन 50,000 रुपए के बॉन्ड्स खरीदने के बाद कूपन 8,000 8,000 8,000 और 8,000 मिलेगा, और 40,000 मेच्योरिटी पे मिलेगा। और इस सारे के लिए 1500 रुपए हमारी जेब से ट्रांजैक्शन कॉस्ट गई। तो आज 50 के बॉन्ड्स खरीद के इसका टोटल करें 70। कितना कमाया एक्स्ट्रा? 72 ही है ये। 22 कमाया, लेकिन इस 22 को कमाने के लिए 1500 खर्च भी किया। तो इस सारी मेहनत पे इतना प्रॉफिट हुआ। इतने के डिवेंचर्स खरीदे, कल को इतना कैश मिलेगा, तो इसके बदले 22 एक्स्ट्रा मिलेगा, लेकिन 1500 ट्रांजैक्शन कॉस्ट इनकर हो गई। तो इस सारी कहानी के ऊपर नेट कमाया कितना? इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट का क्या जादू है? इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट कि वो इस 20,500 को ओवर द पीरियड फैला देगा, 20,500 को, क्योंकि इन्वेस्टर की इस सारी कार्रवाई से नेट इनकम इतनी है। तो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट का कॉन्सेप्ट ये है कि वो इसको फैला दे ओवर 4 इयर्स। ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में एमोर्टाइज्ड कॉस्ट का ये मेथड था कि जितना इनफ्लोज और आउटफ्लोज का नेट है ये उस इन्वेस्टर की कमाई है। तो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट मेथड इसको फैला देता है ओवर 4 इयर्स। ये एमोर्टाइज्ड कॉस्ट होती थी एक। ये जो लीज में इंप्लिसिट रेट का काम है ना, वो भी यही है। एमोर्टाइज्ड कॉस्ट करते हुए आप लोग करते थे कि फेयर वैल्यू ऑफ डिवेंचर्स प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट, फेयर वैल्यू जितने का खरीदा था डिवेंचर प्लस 1500, ये इनिशियल मेजरमेंट होती थी। और उसके बाद इस पे इफेक्टिव रेट लगाना शुरू कर देते हैं, और इस तरह का टेबल बनता है, और कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो रिसीव होता जाता है, एमोर्टाइज्ड कॉस्ट। तो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट की जिंदगी का मकसद ये था कि इन सब आउटफ्लोज इनफ्लोज के नेट से जितना इन्वेस्टर कमा रहा है उसको ओवर द पीरियड फैला दे। एग्जैक्टली यही रीजन, यही कॉन्सेप्ट इंप्लिसिट रेट का है। इस मिसाल में इन्वेस्टर की जेब से, यानी लेसर की जेब से कितने पैसे गए आज? 180। कल को उसकी जेब में टोटल कितने पैसे आएंगे? 180 जेब से गया, कल को कितने पैसे आएंगे? 228702। कितने एक्स्ट्रा कमाएगा? 48। कैसे? अच्छा ठीक है, 48
इनका टोटल करें। तो इंप्लिसिट रेट बिल्कुल इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट वाला कॉन्सेप्ट है कि लेसर की जेब से जितना पैसा जा रहा है और टोटल जितना आ रहा है उसका जो नेट रिजल्ट है, इंप्लिसिट रेट क्या कर रहा है, इसको ओवर द पीरियड फैला रहा है। इस मिसाल में लेसर की जेब से कितना पैसा जा रहा है, 185, और कितना पैसा आ रहा है, 228702। कितना कमा रहा है इन्वेस्टर, 43। इसका टोटल लेके 43,702। तो बिल्कुल ऐसे ही डिवेंचर्स इनिशियली कितने पे रिकॉर्ड होते थे, फेयर वैल्यू ऑफ डिवेंचर्स प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट। लीज रिसीवेबल कितने पे रिकॉर्ड हो रहा है, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट। और इसमें जो डिफरेंस है, इफेक्टिव रेट उसको ओवर द पीरियड फैलाता था, इसमें और इसमें जो डिफरेंस है, इंप्लिसिट रेट इसको ओवर द पीरियड फैला रहा है। तो इंप्लिसिट रेट इफेक्टिव रेट की तरह का कॉन्सेप्ट है जिसने लेसर की टोटल कमाई फैला देनी है ओवर लीज टर्म। यहां भी ऐसा ही हुआ। इनिशियली लेसर की जेब से कितना पैसा जा रहा था, 260 कैसे बना था, 2.5 लाख एसेट खरीदने पे गया, 10,000 आईडीसी पे गया, इतना पैसा उसकी जेब से गया, इतना पैसा जेब में आया। तो इंप्लिसिट रेट ने क्या किया, जो इनका डिफरेंस है वो ओवर द पीरियड फैला दिया। तो फाइनेंसर लेसर की शुरू में जेब से पैसा जा रहा है फेयर वैल्यू ऑफ एसेट प्लस आईडीसी, और इंप्लिसिट रेट इस और टोटल जो कल को पैसा आना है इसका डिफरेंस ओवर द पीरियड फैला रहा है। जी बिल्कुल, इंप्लिसिट रेट डिजाइन ऐसा हुआ है कि एंड पे 0 हो जाएगा। बिल्कुल जो सेम इफेक्टिव रेट का कॉन्सेप्ट था ना कि इन्वेस्टर के नेट कमाई को वो फैला दे ओवर द पीरियड, बिल्कुल सेम इंप्लिसिट रेट का कॉन्सेप्ट है। जागो जागो, हाँ जी। यार आप तो बड़े अरसे बाद नजर आए मुझे। है 3 क्लासेस मिस हुई हैं। है जी, हम कौन है, स्टूडेंट, कोई फायदा नहीं, वैसे ही टाइम लाइक है, बता रहा हूं ना नॉलेज के लिए। मैंने तो पहले ही कहा था, बस नॉलेज के लिए बता रहा हूं। पेपर में तो आपसे नहीं पूछेंगे इंप्लिसिट रेट क्या होता है, क्यों होता है, तो ऐसी नॉलेज के लिए बताया। पेपर में क्या करना है, जो अभी सवाल सॉल्व किया था, अगर लेसर आ गया तो है जी। चैप्टर में पेज 6 पे आए। सेवन पे बल्कि 7 चैप्टर में पेज 7 टॉप लेफ्ट कॉलम पॉइंट नंबर 2 पढ़ लें। पॉइंट 2 में यह कहा हुआ है कि आईडीसीज एनआईएल का हिस्सा बन जाते हैं, लेकिन अगर आप एनआईएल निकालें इस रास्ते से तो आईडीसी खुद से ऐड करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली इसके अंदर इंक्लूडेड है, क्योंकि इम्प्लिसिट रेट डिफाइन ही ये किया था। तो आईडीसी ऐड ना करना, लेकिन अगर इस रास्ते से आ रहे हैं तो ऐड करना है, पीवी ऑफ जीएल से आ रहे हैं तो नहीं करना। ये पहली 4 लाइनों का मतलब है, 5 लाइनों का। आखिरी लाइन का मतलब यह है कि सेम सवाल जिसमें आईडीसी नहीं था, 3 साल में कितना कमाया, और जब सेम सवाल में मैंने आईडीसी डाल दिया तो कितना कमाया।
तो इस 5,000 को क्या एक्सपेंस बना दिया? नहीं, इनकम को खा गया। 5,000 इनकम को खा गया। ये है 5वीं लाइन का मतलब कि ये फाइनेंस इनकम को खा जाएगा। अच्छा, ये जो सवाल सॉल्व किया हुआ ये वाला, पहली एंट्री क्या की हुई है? ये वाले की NIL यानी लीज रिसीवेबल डेबिट और कैश क्रेडिट। कैश क्यों क्रेडिट? क्योंकि ये बैंक अभी इतने का एसेट खरीद के LIC को देगा, इतने चार्जेस देगा, तो उसकी जेब से अभी इतना जाएगा। हो सकता है कि बैंक नई गाड़ी लीज पे देने की बजाय अपने ही किसी मैनेजर को दी हुई यूज्ड गाड़ी लीज पे दे देता, तो फिर कैश क्रेडिट ना करता, फिर PPE क्रेडिट करता, और वो PPE 260 का ही होता। नहीं, उसके ऊपर फिर गेन लॉस हो सकता था। पेज 6 बिल्कुल एंड पे लेफ्ट नुक्कड़ में, नेट इन्वेस्टमेंट लीज कितने से डेबिट करता? वो 260 से ही। क्यों? क्योंकि पीवी ऑफ ये 260 ही है, पीवी ऑफ रेंटल 260 ही है, लीज रिसीवेबल 260 से ही डेबिट करता। लेकिन कैश क्रेडिट की बजाय अब अपना वो PPE क्रेडिट करता, जो शायद 225 का आ रहा होता, और बाकी 65,000 प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल हो जाता। ये पेज 6 के बिल्कुल नुक्कड़ में लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ ब्रैकेट में। हाँ जी, डन। कुछ रह तो नहीं गया? चलिए, आपका इतना दिल कर रहा है तो एक सवाल और लिखें। कर ही लेते यार, अच्छा था सवाल है। अच्छा, अगर कोई करना चाहे, कोई फारिग हो आप में से, जिंदगी में और कोई काम ना हो, तो कोई करना चाहे तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस में कैफ वाले सवाल हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस में, जो कि चैप्टर के पेज 19 के बाद आएगा। क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 5। और ये CFAB में नहीं, इसका नोट टेस्ट होता, लेकिन कैफ में किया होता है। हो सकता है नोट टेस्ट हो जाए, होता नहीं है, लेकिन हो सकता है। तो इसलिए आप एंट्रीज तो कर दें, नोट बस सोल्यूशन में देख लेना, नोट सोल्यूशन में देख लेना। बस किसी ने नहीं भी सवाल करना, वो उनका सोल्यूशन ही देख लेना। प्रैक्टिस क्वेश्चन 3 और प्रैक्टिस क्वेश्चन 5 जो सॉल्व करना चाहें बहुत अच्छी बात है, सॉल्व करना चाहें तो अच्छी बात है, नहीं हस्बे तौफीक नहीं करें। और डिस्क्लोजर सिर्फ सोल्यूशन देख लेना। है नहीं, बच्चे शादी के टॉपिक पे दी सुनना चाह रहे हैं, मैं वही सोच रहा था कि
नहीं यार, लेट हो गया बहुत। कोई और सही है? अभी आप लोगों को फारिग करके करूंगा इंशाल्लाह। सीफेम खत्म हो रहा है ना, फिर करूंगा। अच्छा, ये अभी जो मैं पहले नसीहत कर रहा था गुस्से से रिलेटेड, अच्छा सुना तो उलमा से ही है, हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को करमुल्लाह वजह भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु करमुल्लाह वजह है। करमुल्लाह वजह, वज कहते हैं चेहरे को, वजहू उनका चेहरा, करम अल्लाह, अल्लाह का करम। क्या कह रहे हैं आप? उलमा से सुना है कि एक जंग थी, तो उसमें जब अली का रज़ियल्लाहु अन्हु को मुकाबला हो रहा था एक दुश्मन से, तो उसने ना आपके चेहरे मुबारक पे थूक दिया। तो अब उस वक्त वो उसके सीने पे बैठ के उसको बस ख़त्म करने वाले थे, उसने थूक दिया। तो वो पीछे हट गए, अली रज़ियल्लाहु अन्हु पीछे हट गए, क्योंकि वो हैरान हुआ कि मुझे मारने वाले थे, पीछे क्यों हट गए। तो उन्होंने फरमाया कि मैं तुझे अल्लाह के लिए कत्ल कर रहा था, लेकिन अब इस अमल के बाद ना एक मेरा ज़ाती गुस्सा भी शामिल हो सकता था, तो ज़ाती की वजह से थोड़ी कत्ल करना है, वो तो अल्लाह के लिए कत्ल करना था। तो इंसान को जब गुस्सा आता है ना, अपनी ज़ात की वजह से, अपनी ज़ात, जो चीज़ मेरी ज़ात से रिलेटेड है, वो बज़ाहिर ये लग रहा होता है कि जैसे ट्रैफिक में है और किसी दूसरे ने गलती की और आपकी सवारी को पहुंच गया नुकसान, और उसको गुस्सा आया बहुत ज़्यादा। दूसरे की गलती थी, आपकी गलती नहीं थी, लेकिन हो गया। अब जो हो गया, अब आगे क्या? या तो उसको चौक पे मारेंगे आप, यही करेंगे ना, और वो बंदा माड़ा होगा तो आप ज़रूर मारेंगे, डाला होगा तो फिर आप सॉरी कह के निकल जाएंगे। बंदा माड़ा होगा तो मारेंगे हैं, तब भी क्या? हाँ, तो अगला बंदा कमज़ोर होगा तो उसको मारेंगे और गंदी गंदी गालियाँ भी देंगे, और उस मारने से वो और गालियाँ देने से वो गाड़ी ठीक नहीं हो जाएगी। यानी अगर एक रिक्शे वाले ने गाड़ी को मार दिया है, तो एक दफ़ा रिक्शा लग चुका मेरी गाड़ी पे ठीक ठाक, एक दफ़ा बाइक जिसने सारा वो चीर दिया था, वो अगला बम्पर, तो वो क्या कर लेगा? मतलब मैंने अगर उसको वहाँ पकड़ के मारना शुरू कर दिया, नहीं मारा था, अल्लाह का शुक्र है, जाने दिया था दोनों को, तो क्या कर लेगा? तब मैंने मार लिया उसको। अब मेरे मारने से हुआ क्या? सिर्फ मेरा गुस्सा ठंडा हुआ है बस, और शायद वो भी ठंडा ना हो, वो सिर्फ मैंने अपना गुस्सा निकाला है। ना मेरी गाड़ी ठीक हुई इससे, ना मैंने अपनी गाड़ी के पैसे उससे रिकवर किए, सिर्फ गुस्सा निकाला और मैंने मारा। ये सिर्फ और सिर्फ मेरी ज़ात की तस्कीन थी बस। लेकिन अगर मैंने उसको माफ़ कर दिया, तो इस माफ़ करने पे बज़ाहिर तो गाड़ी का नुकसान हो गया, लेकिन इस माफ़ करने पे जो अजर मिलेगा, इब्ने माजा 4189, सैयदना इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी बंदे ने अल्लाह ताला के नज़दीक गुस्से के घूंट से बढ़कर अजर वाला कोई घूंट नहीं पिया, जिसको वो अल्लाह ताला की रजामंदी हासिल करने के लिए पी जाता है। यानी जो अपना गुस्सा पी रहा है, इस पे जो अजर है वो किसी और चीज़ के पीने पे अजर नहीं है। तो उस वक्त बज़ाहिर ये लग रहा है कि गाड़ी का नुकसान हो गया और गुस्सा भी बहुत आ रहा है, लेकिन अगर इसलिए वो गुस्से का घूंट पी लिया कि अल्लाह ताला के लिए छोड़ दिया उसको, तो इसका अजर बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए कभी आपको इस तरह के कोई, चाहे वो आपके जूनियर्स हैं, चाहे वो आपका क्लाइंट है, चाहे वो कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है, चाहे वो किसी सरकारी इदारे का बंदा है, अगर किसी ज़ाती काम की वजह से गुस्सा आ रहा है तो माफ़ कर दें। हाँ, अगर एक इंसान है जो खुल्लम खुल्ला कोई जुल्म वाला काम कर रहा है, फिर नहीं माफ़ करना, फिर तो एक्शन लेना है। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसमें ज़ात इन्वॉल्व है, माफ़ कर दें। पता है मक्का पे क्या हुआ था? माफ़ कर दिया था। किसको माफ़ कर दिया था? तो इसका जो अजर है ना, वो अजर बहुत ज़्यादा है। एक बयान सुन रहा था मैं, एक साहब हैं, बड़े मशहूर आदमी हैं, शायद जानते हो आप लोग, मौलाना जुल्फ़िकार नक्शबंदी, उनका बयान एक सुन रहा था। वो जब भी मैंने सुना ना
तो एक थोड़ी सी अंदर एक वो पता नहीं, आंखें तो सख्त हैं, नमी कमी आती है, लेकिन एक अंदर एक अजीब सी नरमी सी आ जाती है। वो एक एक साहब का वाकया बता रहे थे कि एक शख्स था, वो पक्का नमाजी था, और रास्ते में ना एक दिन वो मस्जिद की तरफ जा रहे थे, तो उनका कोई हाथ में बैग था, तो चोर उनका वो बैग चुरा के भाग गया। अच्छा, अब वो बैग जब चुरा के भाग गया तो उस चोर को कुछ ही दूर बाद जाके नजर आना बंद हो गया और वो चोर अंधा हो गया। तो अब वो चोर बड़ा परेशान हुआ, उसको लगा कि ये अंकल हो रही है ना, मैंने कोई चीज़ चुराई है, तो उन्होंने बदुआ दी है। तो मुझे भूल रहा है वैसे थोड़ा थोड़ा वाकया। तो वो बहरहाल चोर परेशान हुआ और टटोलता टटोलता ना वो वापस पहुंचा अंदाजे थे कि जहाँ से उसको लगता है वो भागा था। तो वहाँ के करीब करीब लोगों से ना उसने पूछना शुरू किया, क्योंकि उसने चोरी करते हुए हुलिया तो बंदे का देखा था। तो उसने पूछना शुरू किया कि इस हुलिये का बंदा यहाँ पर, तो चूंकि वहाँ का वो रेगुलर बंदा था, रेगुलर नमाजी था, तो वहाँ के लोग उन साहब को जानते थे। तो उन्होंने ना दुकानदारों ने उन साहब तक पहुँचा दिया इस चोर को। तो इस चोर ने जाके माफ़ी मांगी और उनकी चीज़ वापस की और उनसे माफ़ी मांगी कि मैं तो अंधा हो गया हूँ, तो आपने क्या मुझे बद्दुआ दी थी? तो उन्होंने कहा कि मैंने बद्दुआ दी ज़रूर थी, लेकिन जब मैंने बद्दुआ दी और मैंने सोचा कि जब क़यामत का दिन होगा और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे जब तक उम्मती जन्नत में नहीं ना जाएंगे तो मैं सुकून से नहीं बैठूंगा, और आप सल्लम को एक परेशानी, एक फिक्र रहेगी कि मेरे उम्मती क्यों नहीं जन्नत में जा रहे। तो अब जब मेरे साथ उसने चोरी वाला मामला किया है तो फिर क़यामत का दिन इंसाफ तो होगा और हमारा केस आएगा सामने, चूंकि इसने मेरी चोरी की है तो इंसाफ तो उस दिन होगा। मैंने इसको बद्दुआ देते देते मैंने माफ़ कर दिया, ये सोच के माफ़ कर दिया कि क़यामत के दिन जब ये केस खुलेगा और ये केस पेंडिंग होगा, तो उस केस के पेंडिंग होने तक मैं या वो जन्नत में नहीं जा सक रहे होंगे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंतजार करना पड़ जाएगा। तो मेरे से गवारा नहीं हो रहा कि मेरी वजह से केस पेंडिंग हो क़यामत के दिन और अल्लाह के नबी को इंतजार करना पड़े, मुझसे ये गवारा नहीं हुआ। तो मैं बद्दुआ देते देते मैंने फौरन माफ़ कर दिया। और इससे अगर आप थोड़ा इसको फीलिंग लाए ना, तो एक मोहब्बत है आपसे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखिए वो बंदा कहता है जी मेरा चोरी करके माल गया था, लेकिन सिर्फ ये सोच के कि अल्लाह के नबी को मेरी वजह से इंतजार करना पड़ जाएगा, मैंने फौरन माफ़ कर दिया था उस चोर को। फिर अब याद नहीं मुझे कि उसकी आंखें वापस आ गई थी कि नहीं आ गई थी, लेकिन हमारे लिए कोई जुल्म हो हमारी ज़ात से रिलेटेड और हम माफ़ कर दें, इसका रिवॉर्ड हमें दुनिया में नहीं समझ आएगा, इसका रिवॉर्ड मिलना आखिरत में ही है। तो गुस्सा आ जाए हमें किसी पर्सनल रीज़न की वजह से, माफ़ कर देना चाहिए। तो मैंने आपको माफ़ किया, नहीं करा था सवाल, कल मुलाकात हो।